सभी श्रोताओं को दीपक हटवार का नमस्कार। योग ने आज घर घर पहुंचकर लोगों को अनेक समस्याओं से निजात दिलाई है और इन्हीं समस्याओं में दो समस्याएं हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। एक है मोटापा और दूसरी समस्या हमारी पाचन क्रिया से है। तो इस पर विस्तार से जानकारी के लिए हमने आमंत्रित किया है श्री राजीव चौधरी साहब को। आप पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में अधिष्ठाता छात्र कल्याण हैं और योग के विषय में आप विशेष रुचि रखते हैं। राजीव चौधरी साहब, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चौधरी साहब, आज की इस बातचीत में हम मोटापा और पाचन क्रिया इन दो विषयों को शामिल कर रहे हैं। तो हम इस बातचीत के पूर्वार्ध में मोटापे के ही बारे में आपसे चर्चा करना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि योग विशेषज्ञ होने के आधार पर आप मोटापे को किस रूप में लेते हैं? सर, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका और आज के दिन योग प्रचलित भी है। 17वीं शताब्दी में भी एक मान्यता थी कि शरीर और मन का, तन और मन का कोई संबंध नहीं है। यहां तक कि पश्चिम देशों में भी ये मान्यता थी, लेकिन कोई भी वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया गया था। लेकिन अब जितने भी वैज्ञानिक अध्ययन हैं उनके आधार पर सिद्ध किया जा चुका है कि शरीर और मन को पृथक नहीं किया जा सकता। कुछ भी घटित हमारे मन में होता है अनिवार्य रूप से हमारे शरीर को प्रभावित करता है और शरीर में कुछ भी घटित होगा अनिवार्य रूप से हमारे मन को प्रभावित करेगा। इसलिए हम जितने भी योग अभ्यास हैं, शारीरिक अभ्यास है, आसन है, प्राणायाम है, जिनको कि भौतिक रूप से हम संपन्न करते हैं, उनका अभ्यास करते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो केवल हमारे शरीर को ही प्रभावित करें, हमारे मन को भी प्रभावित करते हैं। और जितनी भी मानसिक क्रियाएं हैं, ध्यान है और दूसरी भी क्रियाएं हैं, वो हमारे शरीर को भी प्रभावित करती हैं। रही मोटापे की बात, मोटापे के कई कारण हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस भी है कि शरीर में एक हाइपर सिक्रेशन जैसे थायराइड का है, वो प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले तो एक आइडेंटिफाई हमें पहचान करनी होगी, आइडेंटिफाई करना होगा कि उस मोटापे का कारण क्या है। उससे पहले मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि बड़े बड़े प्रगाढ़ विद्वान, बड़ी बड़ी प्रगाढ़ विदुषियां हैं, उन्होंने स्पष्ट किया है कि योग का अभ्यास हमें केवल एक प्रिवेंटिव पर्पज से, रोकथाम के लिए इसको अभ्यास करना चाहिए, ना कि पूर्णतः हमें उपचार के लिए इस पर निर्भर हम ना रहें। हम क्यों ना हम अपने दैनिक जीवन में अभ्यास को सम्मिलित करें, अभ्यास सत्र में सम्मिलित करें, जिससे इस तरह की समस्याएं ना हो। विभिन्न प्रकार के व्यायाम है, आप देखेंगे जितने भी एक साइंटिफिक स्टडीज है, वैज्ञानिक अध्ययन, उसमें एक मुद्रा है सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा, उस पर आप किसी भी सर्च इंजन में, गूगल सर्च, याहू सर्च, कोई भी एक देख सकते हैं उसको। एक बहुत रिसर्चेज हुई, अनुसंधान हुए, शोध कार्य हुए जो सिद्ध करते हैं कि सूर्य मुद्रा हमारे शरीर में ऐसे मेटाबॉलिक चेंजेस करके हमारे वजन को कम करती है। रही बात कि अब सूर्य मुद्रा का अभ्यास कितनी देर तक करें, यह भी योग विशेषज्ञों ने स्पष्ट किया है कि लगभग हमें 30 से 35 मिनट मुद्राओं का, हस्त मुद्राओं का अभ्यास करना चाहिए, जिसमें से केवल अभी तो केवल मोटापे के निवारण के लिए एक ही मुद्रा की बात हो रही है, सूर्य मुद्रा। एक प्रश्न और उठ सकता है सबके मस्तिष्क में कि क्या जो 30 से 35 मिनट का जो अभ्यास है, क्या निरंतर एक ही सिटिंग में हो या उसको विभिन्न छोटे छोटे भागों में विभाजित करके उसका अभ्यास किया जा सकता है क्या? यहां भी एक विशेष रूप से उल्लेखित है कि हम पूरे अभ्यास सत्र को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके पूरे दिन में लगभग 30 से 35 मिनट तक इस सूर्य मुद्रा का अभ्यास करेंगे तो काफी हद तक मोटापे से निजात मिलेगी। और यदि आप उससे अपने रोकथाम भी करना चाहते हैं तो केवल मोटापा ही नहीं, आज के दिन देश में दो एक महत्वपूर्ण समस्याएं उत्पन्न हुई है। तो मोटापा जो आप बता चुके हैं, दूसरा है डायबिटीज है, ब्लड ग्लूकोज लेवल भी बढ़ता है, उसके लिए भी काफी अभ्यास है। तो योग के क्षेत्र में आजकल तो योग को साइंटिफिक एक बेस प्रदान किया गया है, एक बड़े बड़े एक शोधार्थी हैं उनके द्वारा। चौधरी साहब, आपने सूर्य मुद्रा का जिक्र किया है, तो अगर हम आम लोगों की बात करें जो कि व्यायाम से जुड़े हुए हैं, कई बार क्या होता है कि योग क्या है इसे लोग जान नहीं पाते हैं। अगर वो व्यायाम कर रहे हैं किसी तरह का, तो कुछ लोग ये मानते हैं कि हम योग भी कर रहे हैं। अब ये जो सूर्य मुद्रा है, इसके बारे में क्या शाब्दिक तौर पर, चूंकि हमारा श्रव्य माध्यम है, तो इस माध्यम से आप लोगों को किस तरह से समझा सकते हैं सूर्य मुद्रा क्या है? सूर्य मुद्रा एक हस्त मुद्रा की श्रेणी में है। अभ्यास करना भी बहुत ही सरल है। हम अपनी तर्जनी के टिप को अंगूठे की टिप पर प्लेस करते हैं और बची हुई तीनों उंगलियों को सीधा रखते हैं
और किसी भी एक कुर्सी पर बैठकर, लेटकर, चलते हुए किसी भी रूप में की जा सकती है। वैसे ये ध्यानात्मक मुद्रा है, ध्यानात्मक मुद्राओं की श्रेणी में है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि केवल ध्यान के दौरान ही हम इसका अभ्यास करें और तर्जनी की जो टिप को अंगूठे की टिप से मिलाकर गोलाकार बनाएंगे, गोलाकार बनाकर बची हुई 3 उंगलियां सीधी रहेंगी और हम कमर सीधी करके बैठ जाएंगे। केवल इससे सरल अभ्यास तो कोई हो ही नहीं सकता। सूर्य मुद्रा, यह रिंग फिंगर के माध्यम से इस सूर्य मुद्रा का अभ्यास किया जाएगा। तो बैठने के बाद में इन दोनों हाथों को लंबा करके घुटनों पर रखना है। अगर आप लेटी अवस्था में करते हैं तो बिस्तर पर रहेंगे हाथ, अगर बैठकर कुर्सी पर करते हैं तो कुर्सी के जो भी एक हैंडल्स हैं उन पर रह सकते हैं। वो निर्भर करेगा कि आप किस पोजीशन में, किस अवस्था में इस सूर्य मुद्रा का अभ्यास कर रहे हैं। क्या इसे जमीन पर बैठकर भी कर सकते हैं? हाँ, जमीन पर बैठकर कर सकते हैं। वैसे तो आमतौर पर इसका अभ्यास जमीन पर बैठकर ही किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि हम सबके उत्तरदायित्व हैं, विभिन्न प्रकार के उत्तरदायित्व हैं, जॉब है सबका। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर यदि हम ऑफिस में बैठे हैं, कुछ काम कर रहे हैं और बीच में हमें कुछ समय मिल गया, उस समय का सदुपयोग करते हुए हम सूर्य मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं, कुर्सी पर बैठकर भी। चौधरी साहब, सूर्य मुद्रा के लिए जैसे कि आपने बताया कि अगर लगातार आधे घंटे का समय नहीं है तो थोड़ी थोड़ी देर के लिए भी हम कर सकते हैं, छोटे छोटे अंतरालों में उसको विभाजित करके जी। यानी कि उसका टोटल ड्यूरेशन, जो एक कुल अवधि एक दिन में लगभग 30 से 35 मिनट सुझाई गई है बड़े बड़े प्रगाढ़ विद्वान जो कि दिग्गज हैं योग के क्षेत्र के। कुछ चीजें ऐसी हैं जो खाली पेट कहते हैं, या भोजन या नाश्ते के पहले या नाश्ते या भोजन के बाद सूर्य मुद्रा कब करनी चाहिए? ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। सूर्य मुद्रा एक ऐसी मुद्रा है, उसके लिए तो कॉशन दिया गया, स्पष्ट रूप से कहा गया है कि खाली पेट ही इसका अभ्यास करना है। मान लीजिए सुबह के समय किसी के पास में इतना वक्त नहीं है कि वो खाली पेट सूर्य मुद्रा को आधा घंटा दे सके, तो ऐसे लोग अगर पूरे दिन के बीच में सूर्य मुद्रा करना चाहते हैं तो क्या उनके लिए कोई रास्ता हो सकता है? रास्ता तो स्पष्ट है कि दोपहर के भोजन से पहले कर सकते हैं, शाम के भोजन से पहले कर सकते हैं। तो सुबह अगर भोजन कर लिया है, उसके 2-3 घंटे बाद अभ्यास किया जा सकता है। चौधरी साहब, अब ये सूर्य मुद्रा जो आपने बताया है, सूर्य मुद्रा की कुछ सक्सेस स्टोरी हम आपसे जानना चाहेंगे। अगर मोटापे का ये एक योग वाला उपचार है तो इसे करने के बाद कई लोगों को फायदा भी हुआ होगा, जो आपकी जानकारी में हो तो कुछ आप बताएंगे? कोई व्यक्तिगत रूप से तो मेरी किसी से बात नहीं हुई है, लेकिन काफी साइंटिफिक एविडेंसेस हैं, रिसर्च बेस्ड एविडेंसेस हैं, जिनके आधार पर ये कहा गया है कि इस मुद्रा से शरीर का वजन कम होता है। ये दोनों, ये जो मुद्राएं, जो सूर्य मुद्रा है और दूसरी मुद्रा है पृथ्वी मुद्रा, दोनों के ही एक बिल्कुल ही एक उलट प्रभाव है। पृथ्वी मुद्रा से वजन बढ़ता है। जो कोई व्यक्ति कमजोर प्रवृत्ति का होगा, उसका कम वजन हो, ठीक से खाना पचता ना हो, उस दशा में पृथ्वी मुद्रा करनी चाहिए। जिस भी व्यक्ति का उद्देश्य हो कि वजन बढ़ाना, और सूर्य मुद्रा का एक इसका जो प्रभाव है ठीक पृथ्वी मुद्रा का उल्टा है, इससे वजन घटता है। ये पृथ्वी मुद्रा किस तरह से की जाती है, बताएंगे आप? पृथ्वी और सूर्य मुद्रा एक उंगली से, जो भी एक हमारी एक रिंग फिंगर है, उसके टिप को अगर हम प्लेस करते हैं अंगूठे के टिप पर, ये तो हो गई पृथ्वी मुद्रा। सूर्य मुद्रा में जो कि एक इसके रूट में प्लेस करते हैं और ऊपर से प्रेस करते हैं अंगूठे से, और तीनों बची उंगलियां सीधी रहेंगी। यह हमारा एक अभ्यास है सूर्य मुद्रा। चौधरी साहब, अब अगर हम इस मुद्रा को करते हुए खान पान की बात करें तो खान पान का क्या ध्यान रखना चाहिए व्यक्ति को? खान पान के बारे में हमें एक विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि तला हुआ कोई पदार्थ ना लें, और एक समय पर खाना खाएं, और ऐसा खान पान लें जो हमें दैनिक जीवन के कार्यों को संपन्न करने के लिए एक बिना थकान की ऊर्जा प्रदान करता रहे, और इमरजेंसी का सामना करने के लिए भी भरपूर ऊर्जा बची रहे। यही एक कंसेप्ट है फिटनेस का। तो खान पान के बारे में तो एक समय का ध्यान रखना चाहिए। मेन तो वही है जिसके कारण व्याधियां उत्पन्न हो सकती हैं। हमने एक चीज और देखी है चौधरी साहब कि कुछ लोग अपनी समस्या के निवारण के लिए योग तो ठीक से कर रहे हैं,
लेकिन वे ये मानते हैं कि अगर हम योग कर रहे हैं तो जो चाहें वो खा सकते हैं, लेकिन वो खाने पर अपना कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से ये भी तो हो सकता है कि योग का फायदा उनको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो खासकर ऐसे व्यक्ति जो कि तरह तरह की चीजों को खाने के शौकीन हैं, खासकर रात के बारे में तो ये कहा गया है कि अगर आप रात में कम से कम खाएं या केवल एक टाइम खाएं तो ये आपके मोटापे के लिए भी अच्छा है और संपूर्ण शरीर के लिए भी अच्छा है। क्या कहना चाहेंगे आप? ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये तो एक सामान्य सी बात है। अगर योग अभ्यास करेंगे और एक अच्छे योग अभ्यास सत्र का निर्माण करते हुए योग अभ्यास सत्र करेंगे तो हमें भूख भी अधिक लगेगी एक सामान्य अवस्था की तुलना में, और भूख अधिक लगती है तो भोजन भी अधिक ग्रहण करने के लिए मन कहेगा हमारा, लेकिन हमें मन के अनुरूप नहीं चलना है। मैं एक बड़े प्रगाढ़ विद्वान की एक भाषण सुन रहा था। मेरा शब्द में हो सकता है छलकता हुआ हो कि हमारा मन तो बेवफा सनम है। बेवफा सनम से यहां मेरा अर्थ है कि वो हमेशा हमारे पक्ष में नहीं रहता, कि कई आपके पक्ष में भी है, विपक्ष में भी है। हमारे मन में ड्यूअलिटी है, दोहरापन है, अच्छा है तो बुरा भी है, दुख है तो सुख भी है। तो मन के अनुरूप न चले, मन के साथ साथ बुद्धि का उपयोग करके हमें निर्धारित करना चाहिए। बुद्धि हमेशा हमारे हित में कार्य करेगी। हम सब जानते हैं, एक बालिकाएं मैं देखता हूं एक विश्वविद्यालय में, बालिकाओं को पता है कि हम पिज्जा वगैरह खाएंगे तो एडिपोसिटी मोटापा बढ़ेगा, लेकिन उनका मन करता है, लेकिन जरूर उनका इंटेलेक्ट, जरूर उनकी बुद्धि कहती होगी कि नहीं, लेकिन वो मन के अनुरूप चलते हैं, बुद्धि के अनुरूप नहीं चलते। तो खासकर एक नई जनरेशन को केवल मन की बात न मानकर बुद्धि का उपयोग करते हुए निर्णय लेना चाहिए। तो ये आपने आज के युवाओं के लिए बहुत अच्छा संदेश दिया है कि अपने बेहतर स्वास्थ्य के लिए और मोटापे को नियंत्रित रखने के लिए हम जो मन लालायित रहता है विभिन्न तरह की चीजों को खाने के लिए, उस पर भी नियंत्रण रखें। तो राजीव जी, अब हम आपसे पाचन क्रिया के बारे में जानना चाहेंगे कि आमतौर पर यह होता है कि हम खाने की चीजों का सेवन तो करते हैं, लेकिन हमारा पेट हमारा साथ नहीं देता। जो चीज जिस तरह से पचनी चाहिए, डाइजेस्ट होनी चाहिए, उस तरह से वो डाइजेस्ट नहीं होती। कई बार लूज मोशन का लोग शिकार हो जाते हैं, कई बार पेट जाम हो जाता है, कई बार उल्टियां भी होने लगती है, अन्य तरह की समस्याएं, पेट में दर्द भी होने लगता है। इन सारी चीजों का संबंध हमारी पाचन क्रिया से है। तो ये जो पाचन क्रिया है, इसके अनियमित होने पर हम योग का सहारा किस तरह से ले सकते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। और आज के दिन इस तरह की व्याधियां उत्पन्न हो रही हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं एक स्वास्थ्य की परिभाषा को शेयर करना चाहूंगा, साझा करना चाहूंगा, क्योंकि इसका सीधा संबंध पाचन से भी है। सुश्रुत संहिता की परिभाषा सम दोषय समाग्निश्च सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इत्ते भीतियते। पूरी तरह से यह परिभाषा विभिन्न प्रकार के संतुलनों पर आधारित है। सब दोष, हमारे शरीर में 3 प्रकार के दोष है, वात पित्त कफ। कोई व्यक्ति पित्त प्रकृति का होगा, उसको डाइट अलग तरह की चाहिए। वात प्रकृति का होगा, अलग तरह की डाइट चाहिए। कफ प्रवृत्ति का होगा, डाइट अलग तरह की चाहिए। इस परिभाषा का अगला भाग कहता है समाग्निश्च। हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करती है, नियंत्रित करती है हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर। अगर वो अत्यधिक हीट प्रोड्यूस करेगा तो एसिडिक नेचर होगी, अगर वो कम होगी तो हमारा डाइजेशन मंद होगा। तो और योग में स्पष्ट रूप से नाभि में अग्नि प्रज्वलित होती है, तो वो नाभि में कितनी अग्नि प्रज्वलित हो रही है, लीवर कितनी हीट प्रोड्यूस कर रहा है, वो उस पर भी निर्भर करेगा किस प्रकार का खान पान हो। रही बात इसके उपचार की, उपचार के लिए एक मुद्रा है जो सटीक है और उल्लेख किया गया है योग के ग्रंथ के अनुरूप ही उसी भाषा का उपयोग करते हुए कि यह मुद्रा शॉर्ट है उदर संबंधी सभी व्याधियों के उपचार के लिए। उदर संबंधी चाहे वो इंटेस्टाइन से संबंधित हो सकती है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारे पेनक्रियाज, स्टमक। तो उदर संबंधी जितने भी रोग हैं उनके उपचार के लिए इसको शॉर्ट माना गया है। और यह मुद्रा है महामुद्रा। हम सब जानते हैं महा मीन सुप्रीम, जो सबके ऊपर हो। महामुद्रा यह 4 अभ्यासों का अकेला मिश्रण है महामुद्रा, और सभी मुद्राओं से ऊपर मानी गई है। योग के क्षेत्र में महामुद्रा का अभ्यास करने के लिए हमें बैठना है, बैठने के बाद पैरों को सीधा आगे पसारना है,
पैरों को पसारने के बाद एक पैर सीधा रहेगा, एक पैर को घुटने को मोड़ते हुए और पैर की सोल को थाई पर प्लेस कर देना। यह रहेगी हमारी आरंभिक अवस्था। इस आरंभिक अवस्था से श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाना है। उठाने के बाद सामने झुकना है और एक पैर जो हमारा सीधा है, एक पैर को हम मोड़ चुके हैं, एक पैर जो सीधा है उसके पंजे को पकड़ना है श्वास को छोड़ते हुए। लेकिन यह तो एक शरीर का एक पोस्चर हुआ। इस पोस्चर के साथ साथ हमें 3 और अभ्यास इसके साथ साथ करने हैं। दूसरा अभ्यास इसी पोजीशन में भ्रू मध्य दृष्टि। भ्रू संस्कृत का शब्द है, भ्रू का अर्थ होता है भौएं, तो भ्रू मध्य भौओं के बीच में देखना है। अगला है, इसके बाद हमें एक बंद लगाना है, जालंधर बंद। जालंधर बंद में अपनी चिन्ह को, ठोड़ी को चेस्ट पर लगा लेना है। और चौथा इसी में जो एक सम्मिलन है इसी अभ्यास में, महामुद्रा में, वो है हमें अपने गुदा द्वार को संकुचित भी कर लेना है। तो यह बहुत एक उदर संबंधी रोगों के लिए महामुद्रा बहुत ही एक उत्तम श्रेणी की मुद्रा मानी गई है। महामुद्रा का जो उत्तम समय है वो कौन सा होता है? महामुद्रा भी खाली पेट करनी है। जिस प्रकार से दूसरे योग अभ्यासों का अभ्यास हम करते हैं उसी प्रकार से महामुद्रा का भी अभ्यास करते हैं। लेकिन योग अभ्यास तो हम सुबह जितना जल्दी कर पाए। वैसे तो उल्लेख है कि हमें लगभग 4-5 बजे सुबह करना चाहिए, लेकिन हम सबकी दिनचर्या ऐसी हो चुकी है कि करना संभव नहीं है। लेकिन सूर्योदय से पहले करेंगे तो इसके बहुत अच्छे लाभ है। केवल महामुद्रा ही नहीं, किसी भी योग अभ्यास का हम एक अभ्यास करते हैं तो हमें सुबह के समय करना चाहिए, यदि हम एक उच्चतम शिखर तक के लाभ लेना चाहते हैं तो। चौधरी साहब, जिनको भी पेट से संबंधित या पाचन से संबंधित समस्या है और वो योग का सहारा लेकर इस समस्या को दूर करना चाहता है, जिस तरह से आपने अभी जिस मुद्रा का जिक्र किया है, तो उसके साथ साथ उस व्यक्ति को क्या किसी विशेषज्ञ से मिलकर अपने खान पान के बारे में भी जानकारी लेनी चाहिए क्या? ये तो बहुत जरूरी बात है। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। मैं पहले भी बता चुका हूं कि योग उपचार के लिए पूर्णतः योग पर निर्भर हमें नहीं रहना चाहिए। केवल रोकथाम के लिए योग बहुत ही अच्छा एक अभ्यास है, अच्छा क्षेत्र है, विभिन्न अभ्यास है इसमें। लेकिन अगर कोई किसी तरह की व्याधि से पीड़ित हो गया है तो पूर्णतः योग पर निर्भर न रहे। केवल मेरा ही नहीं, सभी योग के विशेषज्ञों उनका सुझाव है कि योग के साथ साथ कोई मेडिकेशन भी एक विशेषज्ञों का परामर्श भी लेना चाहिए। चौधरी साहब, आमतौर पर यह होता है कि जब हमारे शरीर को कोई समस्या परेशान करती है तब हम योग की शरण में जाते हैं, क्योंकि कोई समस्या निर्मित हो गई है। लेकिन अब योग के बारे में ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से हम वस्त्र पहनते हैं, जिस तरह से हम प्रतिदिन स्नान करते हैं, जूते पहनकर निकलते हैं, ये हमारी दिनचर्या का एक हिस्सा है। जिस तरह से भोजन हम करते हैं, जिसके बिना हम रह नहीं सकते, अगर हम उसी तरह से बिना किसी व्याधि के उत्पन्न हुए या उसकी प्रतीक्षा किए बगैर योग को शुरू से ही अपना लें, खासकर बाल्यकाल से, किशोर वय से, युवावस्था से ही अपना लें, तो विभिन्न समस्याओं से हम ऐसे ही बच सकते हैं। तो आज के युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? युवाओं को यही कहना चाहूंगा, मैं आधी बात तो आप कह चुके हैं और इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं भी आसपास देखता हूं, विद्यार्थियों को भी देखता हूं, जब किसी व्याधि से ग्रसित होते हैं तभी वो आते हैं मेरे पास कि सर क्या करना चाहिए, अब इसमें किस प्रकार के मैं अभ्यास करूं। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें व्याधि उत्पन्न होने का इंतजार नहीं करना चाहिए। हमें दैनिक जीवन में अनिवार्य रूप से योग अभ्यासों को सम्मिलित करना चाहिए। और अभी 2020 में कोविड-19 पेंडेमिक एक विश्वव्यापी महामारी का हम सामना कर चुके हैं। उस समय मैंने देखा था कि योग बहुत ही प्रचलित था और केवल प्रचलित ही नहीं, विभिन्न शोध कार्य, अनुसंधान कार्य भी आयोजित किए गए और यहां तक कि अनुसंधान कार्य, शोध कार्य के परिणाम बताते हैं कि योग हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। जब योग के माध्यम से कोई भी व्यक्ति विशेष अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा तो बीमारियां कम से कम उत्पन्न होंगी, हम कम से कम बीमारियों से ग्रसित होंगे। एक और बात, नई पीढ़ी चाहती है तत्काल प्रभाव। ये भी मैं देखता हूं हमेशा उनकी कि आज मैं अभ्यास करता हूं तो आज ही इसके परिणाम उजागर होने चाहिए। सबको यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि योग के तत्काल प्रभाव भी हैं
कुछ अभ्यास ऐसे हैं जिनके तत्काल प्रभाव भी हैं, लेकिन योग के 3 प्रकार के प्रभाव हैं। तत्काल प्रभाव भी हैं, दीर्घकालिक प्रभाव भी हैं, जो हमें दिखेंगे हो सकता है कुछ दिनों के बाद, कुछ सप्ताह के बाद, कुछ महीनों के बाद। और योग के तीसरे प्रकार के प्रभाव है क्यूमुलेटिव इफेक्ट। हो सकता है कि कोई एक योग अभ्यास अपना प्रभाव उस व्याधि पर ना छोड़ता हो, लेकिन दूसरे के साथ मिलकर वो अपना प्रभाव छोड़ता हो। और इस तरह के तो अनुसंधान कार्य में देखा जा चुका है विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 के दौरान, जिसमें कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को यदि विकसित करना चाहता कोई व्यक्ति विशेष, तो अनिवार्य रूप से 3 श्रेणियां सम्मिलित हों योग अभ्यास सत्र में। कुछ आसन, 1 या 2 प्राणायाम और ध्यान। यदि हम अपने अभ्यास सत्र में तीनों को सम्मिलित करें तो वो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। चौधरी साहब, चूंकि हमारा ये एक श्रव्य माध्यम है और इसे सुनकर हमारे बहुत से श्रोताओं ने बहुत अच्छी जानकारी आपके माध्यम से प्राप्त की है। आपने मोटापे के लिए सूर्य मुद्रा बताई और पाचन के लिए महामुद्रा बताई। अगर इस कार्यक्रम को सुनने के बाद हमारे श्रोता कहीं देखना चाहते हैं तो उनके लिए क्या मार्गदर्शन आप देंगे? इसमें तो इतना ही काफी है। आजकल तो एक जितना भी इंटरनेट इतना एक केवल उनको एक फोटो देखनी काफी है कि पिक्चर के माध्यम से सब समझ जाएंगे कैसा करना है। क्योंकि हस्त मुद्रा जो सूर्य मुद्रा है, हस्त मुद्राओं की श्रेणी में, केवल वो किसी भी सर्च ऑप्शन पर सूर्य मुद्रा टाइप करें, वो इमेज सामने आएगी। उस इमेज को देखकर स्पष्ट है, बहुत ही सरल प्रकृति की मुद्रा है, उसको देखकर वो कर सकते हैं। और साथ साथ वो देखना चाहें सूर्य मुद्रा के प्रभाव, तो वो प्रभाव भी उनको देखने को मिल सकते हैं। एक आइडिया मिल गया है कि सूर्य मुद्रा का अभ्यास मोटापे को कम करने के लिए किया जाता। रही महामुद्रा की बात, हाँ यह जरूर है क्योंकि सूर्य मुद्रा का तो एक ही अभ्यास है अपने आप में, लेकिन महामुद्रा तो 4 अभ्यासों का मिश्रण है। उसको थोड़ा विस्तार से उनको समझना पड़ेगा। केवल इमेज को देखकर, फोटो को देखकर समझना बहुत मुश्किल है। मैं दोबारा दोहराता हूं, एक तो आसन करना है। आसन पूर्णतः वो एक पाद जानु सिरासन नहीं है, लेकिन लगभग एक पाद जानु सिरासन की ही तरह है। इसलिए वो ध्यान रहे, एक पाद जानु सिरासन में हम एक थाई पर अपनी सोल को लगाते हैं, इसमें एड़ी पर बैठते हैं, फर्क इतना है। दूसरा भ्रू मध्य दृष्टि लगानी है, तीसरा जालंधर बंद लगाना है और मूल बंद लगाना है जिसमें कि गुदा द्वार को संकुचित करना है। तो 4 विभिन्न नामों से अगर वो खोजेंगे तो उनके लिए सरल रहेगा कि इस अभ्यास को कैसे किया जा सकता है। श्री राजीव चौधरी साहब, आज आपने मोटापे को नियंत्रित करने के लिए और पाचन क्रिया को बेहतर करने के लिए योग किस तरह से हमारे लिए उपयोगी हो सकता है, इस पर विस्तार से जानकारी दी। इस जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ चलें योग की ओर, ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय फिर एक नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। अनुमति दीजिए दीपक हटवार को नमस्कार।